Hello everyone, how are you all? As you know, we have completed chapter 1 life process. Today we are going to start chapter 2, that is control and coordination. This is the second chapter in 10th class. So 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल. अब कंट्रोल किस चीज़ को करना है, ठीक, और कोऑर्डिनेशन क्या है, कंट्रोल किस चीज़ को करना है. यहाँ पर कंट्रोल से मतलब क्या है, आपका बिहेवियर. यहाँ पर कंट्रोल से मतलब है, एज यू नो, बॉडी के अंदर द स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल्स. व्हेन द सेल्स विल कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म टिश्यू. टिश्यू will combine to form, they will form organ, organ to system and system to body. ओके, इट मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम या एक पर्टिकुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है. क्या ऐसा है कि सेल्स अकेले काम कर सकती हैं, या टिश्यू अकेले काम कर सकते हैं, या ऑर्गन्स अकेले काम कर सकते हैं? नो. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर साथ में काम करना पड़ेगा, ऑर्गन्स को भी और सिस्टम को भी, और एक सिस्टमेटिक मैनर में काम करना होगा. ओके, यहाँ कंट्रोल से मतलब क्या है, यही जो फंक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर वो एक सिस्टमेटिक मैनर में हो. जैसे कि एक सिंपल वे में समझते हैं, पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है. कोऑर्डिनेशन का मतलब है हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनका एक सिस्टमेटिक वे में काम करना. द कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इन द सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिएक्शन टू द स्टिमुलस. यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया, स्टिमुलस. स्टिमुलस से पहले कोऑर्डिनेशन समझते हैं. जैसे आपको पता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम टेनिस खेल रहे हैं, तो जब हमें टेनिस खेलना है तब हमें अपनी आइज़ को यूज़ करना है ऑब्जर्व करने के लिए. सपोज आई एम प्लेइंग टेनिस. अब मैं टेनिस खेल रही हूँ तो मेरे कौन कौन से ऑर्गन्स काम में आएंगे, आइज़ काम आएंगी. आइज़ क्या काम करेंगी, ऑब्जर्व करेंगी, ऑब्जर्वेशन में हेल्प करेंगी, देखेंगी कि बॉल कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है. सेकंड, हमारा ब्रेन, ब्रेन क्या काम करेगा, इट विल एनालाइज करेगा कि सामने वाला जो है वो किधर से आपको शॉट दे सकता है. थर्ड वन क्या है, दैट आर मसल्स. जब बॉल आएगी तो आप उस बॉल को जो हिट करोगे वो विद द हेल्प ऑफ मसल्स करोगे. ये क्या काम करेगा, रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा. सो आप काम तो एक कर रहे थे, आप टेनिस खेल रहे थे, लेकिन आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक आईज, ब्रेन, मसल्स, वो क्या काम कर रहे थे, एक सिस्टमेटिक मैनर में काम कर रहे थे. सपोज इसी ड्यूरेशन में क्या हो कि आपकी आइज के ऊपर कोई टॉर्च लगा दे तो आपकी आइज बंद हो जाएंगी, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. ब्रेन जो है, जब आइज से स्टिमुलस ब्रेन तक नहीं जाएंगे, ब्रेन कैसे एनालाइज करेगा और मसल्स कैसे रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगी. इसका मतलब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में काम कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी स्टिमुलस के लिए. अब आते हैं स्टिमुलस पे. स्टिमुलस क्या है, कोई भी चेंज. ये चेंज हो सकता है इंटरनल हो सकता है एक्सटर्नल हो. इट मे बी इंटरनल चेंज, इट मे बी एक्सटर्नल चेंज. अब एक्सटर्नल इंटरनल चेंज के मतलब क्या है, जैसे कोई भी एक ए बॉडी है, वो एक ए बॉडी के एटमॉस्फेयर में है. अब बाहर से क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ. टेम्परेचर ने क्या काम करेगा, इफेक्ट करेगा. अगर टेम्परेचर के साथ साथ यहीं पर बारिश आना शुरू हो गई, रेनफॉल हो गई, उसके साथ साथ क्या हो गया, कहना चाहिए बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, या और कहना चाहिए और क्या प्रॉब्लम हो गई कि बाहर से क्या हुआ, एकदम से लाइट आ गई या लाइट चली गई. तो मीन्स हमारी बॉडी के बाहर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं. सो व्हाट इज स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस इज अ चेंज. और वो चेंज कैसा है, इट मे बी एक्सटर्नल चेंज और इंटरनल चेंज दैट इनिशिएट्स रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म. ये क्या काम करता है, दैट इनिशिएट रिस्पॉन्स इन
ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस वजह से रिस्पॉन्स क्रिएट होगा वो क्या है, स्टिमुलस है। और एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि आपका हाथ एक गर्म तवे पे पड़ गया तो आपको कुछ फील होगा, हाँ भाई फील होगा, टेम्परेचर है, हाथ जलेगा। तो वो जो हीट फील हुई, दैट हीट इज अ स्टिमुलस। रिस्पॉन्स क्या काम करोगे, आप अपना हाथ वहां से हटा लोगे, तो उस रिस्पॉन्स जो क्रिएट हुआ दैट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं दैट विल इनिशिएट द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, लेकिन क्या किसके थ्रू करेगी, डिफरेंट ऑर्गन्स का एक सिस्टमेटिक मैनर में करके। मीन्स कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज द वर्किंग टुगेदर of various organs in a systematic manner। ठीक है, अब हमने क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं जो, या अब इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपको भूख लगी है, जैसे कि आपको सपोज प्यास लगी है, थ्रिस्ट है, आपको भूख लगी है, हंगर है, उसके साथ साथ एक और है जो होती है सेक्स डिज़ायर जैसे जो है। तो मीन्स जो बॉडी में जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, या बहुत सारे आपकी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो ये सब क्या है जो आपकी बॉडी में इंटरनल चेंजेस कर रहे हैं। सो ये सब क्या है, दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, जो बॉडी के बाहर के फैक्टर्स हैं, ये वो स्टिमुलस हैं। अब इनकी वजह से क्या होगा, कोई भी एक रेस्पॉन्स क्रिएट होगा। वो रेस्पॉन्स किस में क्रिएट होगा, एक सिस्टमेटिक मैनर में क्रिएट होगा, वो कोऑर्डिनेशन है। लेकिन वहाँ कंट्रोल भी होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल जैसे कि कोई भी जो ऑर्गन है वो उसको कितना काम करना है, ठीक है, वो क्या है, कंट्रोल मैनर में होना ज़रूरी है। ठीक है, कंट्रोल किसका, किस चीज़ का कंट्रोल करना है हमें, ऑर्गन का। अब जैसे कि मैं एक बात करूं, सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हार्ट बीट। तो जो ह्यूमन हार्ट बीट जो होती है दैट इज़ नॉर्मल, जो नॉर्मल होती है दैट इज 72 to 80 टाइम्स पर मिनट। एवरेज उसे अपन क्या बोल देते हैं, 72 टाइम्स बोल देते हैं। तो ये हमारी बॉडी में हार्ट बीट है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। वो ऑर्गन्स क्या हैं, किसी भी रेस्पॉन्स को क्रिएट करने में ऐसा नहीं होगा कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको क्या करना है, कंट्रोल मैनर में करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है, स्टिमुलस क्या है, और कंट्रोल से क्या मतलब है। तो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद एनिमल्स। हम किस में स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल्स में स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल्स में भी आपने देखा है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से लेकर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म तक आपको काफ़ी सारी वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी। एनिमल्स जो हैं उनमें दो तरीके से कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। दिस इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स। हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ। लोअर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी पे भी बात करते हैं। तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हमारे कौन से हैं, पॉरीफेरेंस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, निडेरियंस हैं, उनके अंदर जो है वो काफ़ी अलग तरीके से होता है। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स दो तरीके से होता है, या दो सिस्टम्स हैं जो प्रॉपर काम करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। एक तो होता है जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम, और सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में किस में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द नर्व्स। स्मॉलेस्ट जो इसकी यूनिट होती है दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज अ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो इसकी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट है। और हॉर्मोन्स जो हैं वो किस में सीक्रेट होते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, या एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब एंडोक्राइन, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कैसा होता है, क्विक होता है। ये थोड़ा कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि इनमें वही है, नर्व्स के थ्रू रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, इनमें हॉर्मोन्स के थ्रू रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। सो ह्यूमन बींग्स के केसेस में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलाकर कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सो दैट व्हेन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों जो हैं वो आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स किसकी हेल्प से हो रहा है, तो आप कह सकते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम।
न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स में होता है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम से. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किसमें, लोअर ऑर्गेनिज्म की केस में मैं बात करती हूँ. जैसे कि फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट इज पॉरीफेरा. तो जो पॉरीफेरेंस होते हैं आपको पता है कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. और ये जो इनकी बॉडी पे काफ़ी सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ये ऐसा फाइलम है जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. मीन्स सेल्स आर नॉट अरेंज टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इनके अंदर क्या होता है, नो नर्वस सिस्टम. इनके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता है. ओके. एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो ये कैसे सरवाइव करते हैं. एक टर्म समझते हैं आप, सेंसेशन. सेंसेशन का मतलब है हमारे या अवेयरनेस, हमारे एनवायरमेंट में कौन सी चीज़ है वो हमें, कौन सी चीज़ हमें हार्म करेगी, कौन सी चीज़ हमारे लिए यूजफुल है. ये हर एक ऑर्गेनिज्म को उसका क्या रहता है, सेंसेशन रहता है. ठीक है. जैसे कि पॉरीफेरेंस हैं, उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है लेकिन उनके अंदर सेंसेशन है. उन्हें पता है कि मुझे क्या खाना है और मुझे क्या नहीं खाना है. ठीक है. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ये डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि मुझे क्या खाना है, क्या इडेबल है, क्या नॉन इडेबल है, तो इसका मतलब उसमें सेंसेशन है. जैसे वो प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन कर पा रहा है खुद का, बट इट डू नॉट कंटेन एनी नर्वस सिस्टम. उसके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता. सेकेंड हम बात करते हैं टीनोफोरा की या निडेरिया की. जब हम बात करते हैं, निडेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलेंट्रेटा. तो जो सीलेंट्रेटा जो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर क्या होते हैं, नर्व्स होती हैं. नर्व्स आर प्रेजेंट. इनके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, बट द स्पेशलिटी, इसका एग्जाम्पल आपको याद होगा, हाइड्रा. बट इट डू नॉट कंटेन, हाइड्रा के अंदर क्या होता है, ब्रेन नहीं होता. ब्रेन नहीं होता है पर नर्व्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट द थर्ड वन इज प्लेटीहेल्मिन्थीज. ठीक. तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इन्हें अपन क्या कहते हैं, नॉर्मली फ्लैट वर्म्स कहते हैं. जैसे यहाँ पर एक मैं इस तरीके से दिखाती हूँ. दिस वन, सपोज दिस वन इज प्लेनेरिया. यहाँ पर मैंने प्लेनेरिया का एग्जांपल लिया है. तो इनमें क्या होते हैं, यहाँ ये वो इनके अंदर क्या होता है, सिफेलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. मीन्स आप हेड डिटेक्ट कर पाते हो कि ये जो है वो हेड है, तो सिफेलाइजेशन स्टार्ट होता है. वो पहला ग्रुप है. और प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं इनके अंदर आप देख सकते हो, अगर देखोगे तो इस तरीके से इनके अंदर क्या है, नर्व्स प्रेजेंट हैं. इस तरीके से ये सब जो हैं, ये जो मैंने बनाई हैं, दीज आर नर्व्स. तो इनका आपको क्या दिख रहा है कि जो इनका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लेडर टाइप का होता है. फ्लैट वर्म्स जो हैं, फ्लैट वर्म्स के अंदर कैसा होता है, लेडर टाइप. एज यू कैन सी, नर्व्स हैं, 1 नर्व, 2 नर्व, 3 नर्व, 4 नर्व. तो ऐसे लग रहा है कि जो कोई लेडर है उसकी तरीके से होता है. उसके बाद इनमें क्या होता है कि ब्रेन नहीं होता, लेकिन क्या होता है, मास ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो क्या बनाता है, गैंग्लियंस बनाता है. फिर एनालिट्स की बात करते हैं. तो मीन्स धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, जैसे एक और ग्रुप है मॉलस्का है. तो मॉलस्कन्स जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो ब्रेन डेवलपमेंट तो है. अब जो ऑक्टोपस होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है. ऑक्टोपस को क्या माना जाता है, मोस्ट इंटेलिजेंट माना जाता है, मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म माना जाता है. इसमें आपको पता है कि बहुत सारे जो ऑक्टोपस होते हैं, उसमें एक ऑक्टोपस बॉल के बारे में सुना होगा. तो बास्केटबॉल के पहले मैच होते थे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग रख देते थे. तो ये ऑक्टोपस जो होता था वो अपने टेंटिकल्स से टच करके प्रोटेक्शन कर देता था कि ये वाली जो कंट्री है वो जीतेगी. तो मीन्स, और ये जो ऑक्टोपस हैं इनका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो सकता है. हम ऑक्टोपस को ट्रेन कर सकते हैं कि वो किसी भी जार को खोल सकते हैं, जार का ढक्कन खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं. कुछ ऑक्टोपस आपको मिल जाएंगे कि जो समुद्र में अपना शेल्स की हेल्प से एक हाउस टाइप का बना के भी रहते हैं. तो जो ऑक्टोपस हैं वो क्या होते हैं, क्वाइट इंटेलिजेंट होते हैं. मोलस्कन्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं. सो एज यू कैन सी, जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें धीरे धीरे करके किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है. बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन, 2 डिफरेंट सिस्टम्स आर देयर फॉर द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस. दोनों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ coordination process. Okay, so keep watching my videos. Thank you.